हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो मई मंथ का आईआर पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा कल इशू हो गया था और उस चक्कर में थोड़े से मैंने आर्टिकल छोड़ दिए थे, तो उनको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ऐसा 20-30 मिनट लगेंगे मुश्किल से, तो हम लोग शॉर्ट वाले कवर कर लेते हैं। और बाकी एक शायद एक जो आर्टिकल था जो हम लोग पीआईसी के साथ में था, तो उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इसलिए फिर मैं उसे कवर नहीं किया। उसमें मैपिंग थी, तो वो मैं करा दूंगा आगे, ठीक है ना। जब नेक्स्ट होगा तो हम लोग उसे ऐड कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये शॉर्ट्स क्या हैं, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ये मोस्टली ना पीटी के लिए है। ऐसा कुछ इनमें से मेंस लाइक माल निकलेगा नहीं, जो माल निकलेगा वो एज ए फॉर्डर पॉइंट निकलेगा, जैसे हम लोग कहीं बॉडी या फिर कहीं कंक्लूजन या फिर कहीं इंट्रो में ऐड करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है। इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है ना, EFTA, एफ्टा बोलते हैं इसे। तो अभी इंडिया यूरोप के साथ में एफ्टा ट्रेड पैक्ट हुआ है। अभी एफ्टा क्या है, तो इसे एक बात समझते हैं। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ना, उन दोनों ने मिलकर क्या किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। अब ये टेपा क्या है, जैसे आपने ना आईफोन लिया होगा। आईफोन होता है 14, फिर होता है 14 प्रो, या फिर होता है 14 प्लस। अब क्या है, आईफोन 14 है ना, उसमें कुछ फीचर्स ही ऐड करेंगे, उसके बाद उन्हें या प्रो बना देंगे या प्लस बना देंगे, ठीक है ना। तो कुछ ही फीचर्स ऐड करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आईफोन 14 बिल्कुल ऐसा घटिया हो और फिर और ये प्रो लोगे तब एकदम मस्त होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या होगा कि कुछ थोड़ी सी ही चीज़ें होंगी वो चेंज की जाएंगी। क्यों? ज़्यादा चीज़ें चेंज कर देंगे तो फिर कोई 12 भी, सॉरी 14 भी नहीं लेगा, और फिर कोई प्रो खरीद भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा। सेम टू सेम काम इधर हुआ है। इधर जो पहले वाला इनका ऑर्गेनाइजेशन था ना, एफ्टा, तो इन्होंने क्या किया, एफ्टा को ही थोड़ा सा, मतलब एफ्टा में क्या किया, एफ्टा में होता क्या था वो देखो। तो एफ्टा में होता था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था एफ्टा, ठीक है ना। अब उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ फीचर्स ऐड कर दिया, जैसे 14 को 14 प्रो बना दिया। तो ये एफ्टा का प्रो है टेपा। एफ्टा का प्रो वर्जन क्या है, टेपा। अब इसमें क्या है, इसमें पर्टिकुलर बात कर दी है कि इकोनॉमिक चीज़ों को हम और अच्छे से बढ़ाएंगे, ट्रेड हम लोग और अच्छे से इंक्रीज करेंगे। बस यही सब बात है, इन्होंने इतना बड़ा करके लिखा हुआ है। तो अभी जो टेपा हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, तो वो क्या है, तो आप ध्यान रखना कि एफ्टा का प्रो वर्जन है। तो प्रो वर्जन क्या है, एफ्टा में क्या होता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था। इसमें भी वही होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बढ़ा दी गई हैं और उन बातों पे थोड़ा सा और ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड मेंबर ऑफ एफ्टा। तो एफ्टा के कौन कौन मेंबर हैं, ध्यान रखो। आयरलैंड, लिस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्री हैं, ठीक है ना। और इन्हीं चारों के साथ में ये टेपा किया गया है। ओके, ये मोस्टली है क्या, इसमें ऐसे कीवर्ड याद करने पीटी के लिए। एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टेपा क्या है, एफ्टा क्या है। तो ध्यान रखो एफ्टा, और फिर एफ्टा किन कंट्रियों के साथ है, तो ये आपको थोड़ा बहुत नजर में रखना है। अच्छा, इनके साथ है। और फिर टेपा क्या होता है, तो एफ्टा का प्रो वर्जन। ओके, और एफ्टा का फीचर क्या है, एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका ये फीचर है। इन्होंने लिखा है अंडर एफ्टा टू ट्रेडिंग पार्टनरशिप रिड्यूस एलिमिनेशन कस्टम ड्यूटीज। हाँ भाई, मैंने पते बता दिया कि वो ट्रेड बढ़ाएंगे, जिससे कि मैक्सिमम गुड पे ट्रेड अच्छे से हो जाए। जब उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी, ट्रेड हो जाएगा। सेकंड, उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, इंटीग्रेटेड रिलायंस सप्लाई चेन। हाँ भाई, मैं बता चुका हूँ, इकोनॉमिक और क्या कहते हैं, ट्रेड, दोनों ही बातों को मिला के ही तो इन्होंने प्रो वर्जन बनाया। अभी एफ्टा क्या है, तो फिर वो अभी मैं बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो प्रमोशन किसका, प्रमोशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड। तो ये ध्यान रखना है कि जो एफ्टा है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एफ्टा के बारे में कुछ पर्टिकुलर जानना चाहो तो ये फिर 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इतना कुछ महान पार्टनर तो नहीं है ये, तो इतना थोड़ा टुच्चा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये जो कीवर्ड्स हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखना है। ये कुछ डेटा है, ये हमारे कुछ ज़्यादा खास काम करनी है। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती तो मैं उस डेटे, मतलब जो डाटा है उसको रट लेता। अभी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, मैं बताया था ना, आईफोन 14 निकाला एप्पल ने, फिर एक इसका प्रो वर्जन दिया, फिर ऐसा इसका एक प्लस वर्जन दिया। तो आईफोन और आईफोन का प्लस वर्जन। तो फिर जो एक इनका पहला पुराना ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था नाटो, ठीक है ना, नेशनल, सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ये यूएसए से हेड करता है। अभी इन्होंने क्या किया, इसका एक और वर्जन निकाला और जिसे इन्होंने बना दिया नाटो प्लस। वो फिर फोन और आईफोन, आईफोन को याद रखो कि इन्होंने क्या कर दिया, नाटो प्लस कर दिया। अब प्लस में क्या क्या होगा, जो नाटो में नहीं होगा वो प्लस में होगा ना, थोड़ा तो कुछ बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कौन लेगा। तो नाटो में जो था ना, वो 31 मेंबर है नाटो में।
29 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के हैं और 2 अमेरिका के, जिसमें एक यूएसए और, तो 31 लोग पहले से थे। और इनके 5 लोग थे जो इनके साथ में मतलब देखभाल करते थे, इन्होंने कहा कि उन लोग को भी ऐड करेंगे और फिर ये बनेगा प्लस वर्जन। तो प्लस वर्जन में कितने लोग होंगे? 36। बस यही बात है, और इस बात पे इन्होंने जो इतने पेज भरे हैं उनको हम लोग समझ गए। तो नाटो क्या है समझ गए आप, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है जो आपके यूरोप और मतलब अमेरिका के बीच में है। अब इसका मेन मोटो क्या है नाटो का, वो देखो। नाटो का जो मेन मोटो है ना भाई, वो है डिफेंस ट्रीटी है। ये डिफेंस ट्रीटी क्या होती है? डिफेंस ट्रीटी ये होती है कि यदि कोई भी इसके अलाई पे, अलाई का मतलब है जो इसका मेंबर है, उस पर कोई भी आक्रमण करता है, सपोज दैट कोई भी आक्रमण करता है, तो फिर ये सब के सब मिलके जो 31 या 36 लोग हैं, ये सब मिलके आक्रमण कर देंगे उस कंट्री पे, और वो कंट्री पेली जाएगी। बात समझ में आई ना? तो बस डिफेंस अलाई है, मतलब डिफेंस अलाई का मतलब एक दूसरे की सहायता करेंगे युद्ध के टाइम पे। तो नाटो प्लस क्या है? तो इसमें 5 लोग जो मैंने बताया ना, 5 अलाई नेशन है, वो इसमें आएंगे, और उसके बाद में ग्लोबल जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बूस्ट मिलेगा। हाँ भाई देख लेंगे। अभी 5 कौन कौन आने वाले हैं उनको देख लो। ऑस्ट्रेलिया आने वाला है, न्यूजीलैंड आने वाला है, जापान आने वाला है, इसराइल आने वाला है, और साउथ कोरिया आने वाला है। ठीक है ना? तो ये जो कंट्री है वो आने वाले हैं, इंडिया नहीं आने वाला है, सही तुम फिर भूल जाओ, तो इंडिया इसमें नहीं आने वाला है। तो नाटो एज 31 मेंबर्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना? 29 यूरोपियन से 2 अमेरिकन। अभी इसके इंपोर्टेंस रिकमेंडेशन क्या है नाटो में, ठीक है ना? तो आपको पता होगा कि मोस्टली ना इसमें यूएसए से हेड करता है, हर एक चीज है तो यूएसए हेड करता है। और यूएसए की सबसे बड़ी दुश्मनी अभी जो चल रही है ना, यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना ट्रेड के मामले में, इकोनॉमिक मामले में काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, और ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है यूएसए से, क्योंकि वो आगे है। तो वो चाहता नहीं है कि कोई उसकी आके कुर्सी को, अब उसकी मोनोपोली को कोई भी आके टक्कर मारे, ठीक है ना? तो इसलिए उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? चाइना। वो चाइना को डिफेंड करने के लिए सब नए नए ड्रामे कर रहा है, ठीक है ना? तो ये भी क्या है, इसमें जो कंपटीशन उसका चाइना के साथ है, और वो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी लाने के लिए, और ताइवान को उधर ये मतलब भीषम पितामह बन के ताइवान को वो देगा, जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय दिलवाएगा, ठीक है ना? तो मोस्टली जब भी यूएस के साथ कोई भी समस्या आए ना, तो अपने आप समझ जाना वो चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब गेम खेल रहा है, इसलिए सबसे हाथ मिलाता घूम रहा है, चाहे उसके वो काम का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का आदमी हो, उसके भी साथ हाथ मिला लेगा वो। तो आप समझ गए कि ये करना क्या चाहता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो वो चाइना को काउंटर करना है, ठीक है ना? इफेक्टिवली इंप्लीमेंट इकोनॉमिक सैंक्शन। अब क्या है, ये 36 लोग हैं, 36 जात के लोग हैं, तो किसी पे भी कोई सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। मान के चलो ये यूएसए करता है कि सैंक्शन तो सब पे लगाता रहता है, किसी पे भी सैंक्शन लगेंगे तो भाई वो 36 लोगों से व्यापार नहीं कर पाएगा, तो फिर अपने आप उस पर काफी अच्छा दबाव बन जाएगा, ठीक है ना? की मेंबर्स ऑफ द क्वाड मेंबरिंग। अब क्वाड मेंबर के भी ये 2 मेंबर हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इंडिया नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, 2 क्वाड के मेंबर है, इंडिया नहीं है। और इंडिया, इस इंडिया ने क्या कहा है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया ने कहा कि नहीं रे, अभी अपन को ऐसा कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत जो टेक्नोलॉजी मिलिट्री रिलेटेड हो वो हमें दे देना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मिलिट्री है और काफ़ी अच्छे डिफेंस है, तो हम अपना खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पता चले कि कल ये पाकिस्तान की, या फिर पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा लेगा यूएसए पहले की तरह, तो फिर हमारे लिए तो चिंता ही रहेगी। तो हम इस पर कैसे डिपेंड कर सकते हैं? हमें अपना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें खुद की चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक और इनका ऐसा ही छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बोलते हैं ना MNNA, जिसका नाम है मेजर नन नाटो अलाई, ठीक है ना? तो अभी क्या है, ये सेम टू सेम सब लोग इधर ही हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, डिफेंस का वाला जो फीचर है, अभी ये इसमें जो एक फीचर है ना, जो आपने देखा था, जो मेन फीचर है इसका, वो है कि ये डिफेंस सबके साथ मिल जाएंगे, और कोई इन पे आक्रमण करेगा तो ये सब लोग मिलकर उस पर आक्रमण कर देंगे। बस ये जो MNNA है ना, तो इसमें क्या है, इसमें फीचर नहीं है डिफेंस वाला, बाकी सब है। आप ट्रेड वेड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई आपको पेलेगा तो हम बचाने नहीं आएंगे। इसमें देखो 2 बार एन है, तो ना 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 ना, ठीक है ना? तो MNNA, लड़ाई हो ना तो कह देना ना 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 ना, ओके। तो इंडिया इसका मेंबर है भाई, इंडिया किसी का मेंबर नहीं है, इसका भी मेंबर नहीं। थर्ड है इजराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट। भाई ये बहुत पुरानी लड़ाई है इनकी, इजराइल और फलस्तीन की। तो आपको थोड़ा बहुत इसका इतिहास पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये 75 साल हो चुके हैं इनके। UN जो आपके इजरायली हैं उनको वहाँ पे लेके आए थे, तो जीव जो हैं उन लोगों का तो 1948 में आए थे, तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं, हाँ कितने 75 साल हो गए, ओके 48 हाँ 75 साल हो गए।
तो अभी इजराइल और फलस्तीन का कन्फ्लिक्ट क्या है, तो ये थोड़ा सा यहाँ समझाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार मैप देखते हैं, अपने आप सब समझा दूंगा। ये येलो वाला जो इलाका है ना, ये सब ये इजराइल का है, ठीक है ना। येलो इजराइल का है, ये वाइट इधर भी होगा गाजा के स्ट्रिप, व्हाइट वाला वेस्ट बंगाल और गाजा स्ट्रिप, ये दोनों फलस्तीन के इलाके हैं, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या था, एक बार ऐसे समझते हैं। इजराइल है और इधर फलस्तीन है। तो इजराइल ने ज़्यादा इलाका कब्जा कर रखा है और फलस्तीन ने कम कब्जा कर रखा है। फलस्तीन का वो सफ़ेद वाला है केवल, जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। तो सबसे पहले इन दोनों का पंगा क्या चल रहा है, पंगा ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। वो आपको पता होगा जीसस जी के बारे में, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो कभी तो। क्या था, जीसस जी थे ना, वो पहले जीव थे। सेम टू सेम कहानी जैसे वो बुद्धा था, और बुद्धा हिंदू थे, और बुद्धा हिंदू थे, उसके बाद में वो अपना एक नया रिलीजन बनाए क्योंकि उनकी एक नई टीचिंग थी, तो फिर उसे बौद्ध धर्म कहा गया। वैसे ही जीव जो थे उनमें जीसस पैदा हुए, और जीसस ने एक नई आइडियोलॉजी लेके आए, और उस आइडियोलॉजी का नाम था क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना। पर वो हुआ क्या था, जीजस को, जो सॉरी जीजस थे ना, वो ज्यूज को पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनका एक नया धर्म बना रहे थे, और ये नई नई बातें बच्चों को बता रहे थे, और एक नई आइडियोलॉजी लेके आ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यूज जो थे वो लोग क्या कहते हैं, ब्याज का धंधा करते थे, और फिर वो क्रिश्चियनिटी में जीजस ने बोला कि नहीं करने का है, ये सब सिन है ब्याज का धंधा करना। तो ज्यूज को मजा नहीं आया जीजस के साथ में कि अरे ये क्या नया ड्रामा क्रिश्चियनिटी खोल के रखा है, तो वो इनकी दुकान बंद करना चाहते थे। तो क्रिश्चियनिटी का सब कुछ बंद करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता, जीसस को मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, जीसस जी को सूली पे चढ़ा दिया। और जीसस जी जब मर गए तो क्या हुआ, जो क्रिश्चियन वाली आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले थे और जीव जो थे, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब आपस में लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई ही चलती आ रही थी, और इसमें बीच में पार्टिसिपेट करने के लिए, मजे लेने के लिए इस्लाम वाले लोग भी आ गए। क्यों? क्योंकि इन तीनों का, इस्लाम, ज्यूस और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों का जो मेन सही जगह है वो है जेरूसलम। जेरूसलम में ना इन तीनों के तीर्थ स्थान है, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी के लिए वहाँ चर्च है, ठीक है ना। ज्यूज के लिए वहाँ पे भी कुछ टेम्पल होगा, और क्या कहते हैं, इस्लाम के लिए वहाँ पे ना एक मॉस्क्यू है। तो ये तीनों लोगों के लिए ना बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंट जगह है जेरूसलम। अब कहोगे अब तीनों चीज चल रही थी, अब लड़ाई कहाँ हुई, तो लड़ाई वही आपको समझ में आ गया होगा ना, कि जो इजरायली है ना वो ज्यूस हैं, ठीक है ना। अब ये ज्यूज जो हैं, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों को भगा दिया गया था पहले, तो ये लोग रिटर्न आ गए थे 1948 में, ठीक है ना। तो जब 1948 में यूएन ने रिटर्न किया, तभी इन्होंने आके एक नया कंट्री बनाया, इसराइल। तो इसीलिए मैंने बोला था, यही इसके ऊपर है कि जब 1948 में ये वापस आए थे, जो जीव जो भाग गए थे, और उसी के बाद ये कंट्री बनी। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज को मरवा दिया था। तो वही सब कहानी यहाँ कनेक्ट होती है, कि ज्यूज पहले यहीं रहते थे, फिर ये भाग गए, क्योंकि अरब्स थे ना, वो इसके पूरे पे कब्जा कर लिए थे। तो अरब्स ने क्या किया, इनको मारना यहाँ शुरू कर दिया, तो ये लोग भाग के यूरोप चले गए। और यूरोप पे भी आपको पता है हिटलर ने पेलना शुरू कर दिया। तो फिर इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था यहाँ वापस आने का, तो ये लोग अलाई बन गए किसके, यूरोप के, ठीक है ना। यूरोप के अलाई बन गए। यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, यूके वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया, तो उसके बाद उन्होंने इन्हें वापस भेज दिया यूएन की सहायता से। तो वही पंगा चल रहा है सब। तो आपको समझ में आएगा हल्का फुल्का, अब बाकी तो आप जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे तीनों धर्म लड़ते रहते हैं, लेकिन एक इजरायली वाले जो जीव्स हैं ना, उनके लिए एक बात कही जाती है कि ये कभी भी वॉर में हारते नहीं है। ऐसा कहा जाता है, ये कभी भी वॉर में नहीं हारते। इन लोगों ने ना 3 बार लड़ा है पूरे अरब कंट्री से। अरब कंट्री समझ रहे हो ना, जो वेस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज है ना, उन सब से 3 बार, और तीनों बार उन्हें हरा दिया है। इवन वो सऊदी अरबिया और ये सब इजिप्ट मिलके सब लड़े थे, और सबको अकेले इजराइल ने मारा। समझ गए ना, एक 6 स्टेज जो वॉर है उसमें इन्होंने सबको पेल के रख दिया। मतलब काफी इनका अलग ही लेवल का वो है। तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है मसाद, इंटेलिजेंट एजेंसी है मसाद। उसके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा बहुत जान सकते हो, वैसे इतना हमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, इनका कन्फ्लिक्ट यही है। तो ज्यूज को जो यहाँ से भगा दिया गया था, तो 1948 में वापस आए, उन्होंने यहाँ इजराइल नाम की एक कंट्री बनाई। ओके, तो यही सब बातें इन्होंने लिखी है कि 20वीं सेंचुरी में जब ज्यूस फलस्तीन पहले से रह रहे थे, तो वहाँ पे उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तो उन लोगों को जगह घेर ली, फिर नया पूरा बना दिया। तो यही सब बातें इन्होंने लिखी हुई हैं जो मैंने तुम्हें समझाई। नेक्स्ट है एडवांस नोटिस। अभी एडवांस नोटिस क्या होता है, देखो भाई, एडवांस नोटिस होता है कोई भी काम हम करने जा रहे हैं ना, उसकी पहले से सूचना आ जाती है।
सपोज दैट वो फिर वो सोना बाबू के रूप में हम समझ लेते हैं। अभी सोना बाबू हैं और फिर वो सोना बाबू में क्या है कि अभी पहले बाबू ने एडवांस नोटिस नहीं दिया, बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो जैसे ही आ गया अचानक से तो क्या होता है, एक सरप्राइज मिलता है, ठीक है ना। तो वो सरप्राइज होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है, बहुत मजा आ जाएगा, और कभी कभी बुरा भी होता है, मे भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ के होंगे। तो सरप्राइज दोनों प्रकार का होता है, कभी बहुत अच्छा, शायद बहुत खुशी हो, और कभी बहुत नेगेटिव, मतलब बहुत बुरा हो सकता है। तो ये एडवांस नोटिस इसलिए बनाया गया कि कोई भी कंट्री है जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें से कोई काम करे तो वो पहले से बता दे, क्योंकि जब वो बताता नहीं है, सडन काम कर देता है, तो एकदम सरप्राइज मिलता है लोगों को जो बाकी मेंबर है उसके। तो वो सरप्राइज कभी कभी तो उनके लिए अच्छा होता है, और कभी कभी वो सोना बाबू की तरह बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने एक नया, मतलब फीचर्स लॉन्च किया जिसका बोलते हैं एडवांस नोटिस। अभी एडवांस नोटिस के ये बताने लग जाएंगे बेनिफिट क्या है और क्या दिक्कत है, तो शायद आप बता सकते हो, क्योंकि आप अपने डेली लाइफ के बारे में सोचो कि आप किसी को सरप्राइज देने जा रहे हो, बाबू को, तो फिर उधर फायदे भी हैं और फिर कभी कभी उधर नुकसान भी हो सकता है। तो वही सेम टू सेम बातें इधर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो ये क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस लेड करता है, ठीक है ना। अभी यूएस के लीडरशिप में से है, इसमें 14 लोग रहते हैं, मतलब 14 लोगों के पार्टनरशिप है ये, और 40% ग्लोबल का जीडीपी और 28% गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड करते हैं ये लोग, ठीक है ना। इधर 4 प्लस इसमें बनाए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो 4 प्लस एक बार में आप मतलब अपने आप मंजूरी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो प्लेयर अच्छा लगे ऐसे मतलब चूज कर सकते हो, उस प्लेयर को मान लो, और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो। ऐसा इन्होंने एक और नया फीचर रखा हुआ है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये गेम के 4 प्लस में से एक आपको अच्छा लगा तो आप एक ज्वाइन कर लो, 3 छोड़ दो, 3 अच्छे लगे तो एक छोड़ दो, ओके। अभी यही है, यूएस प्रपोज टू दैट शुड एडवांस नोटिस बिफोर द चेंजिंग देयर इम्पोर्ट टैरिफ। अभी कोई टैरिफ चेंज करना है या कुछ भी करना है, किसी पर रिस्ट्रिक्शन डालने हैं, तो पहले एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो सरप्राइज एलिमिनेट हो जाता है। आप सरप्राइज देने जाओ और फिर आपको जो मिलने वाला है तो वो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी मैं करने वाला हूँ ये आपने किसी सामने वाले को बता दिया है, अभी बाबू को पता है कि भाई ये आदमी 2 बजे आने वाला है, तो फिर वो उसमें और भी कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे दिक्कत क्या हो सकती है कि जो कुछ आप पर्सनली करना चाहते थे, ठीक है ना, लिमिट्स रखने के लिए किसी चीज़ को, वो फिर वो लिमिट नहीं रख पाओगे, आप पहले ही एक्सपोज हो जाओगे, माइट एक्सपोज द कंट्री। आप पहले ही एक्सपोज कर दो कि मैं ये टैरिफ लगाने वाला हूँ, तो फिर उससे पहले ही लोग आपसे दूर हो जाए कि भाई टैरिफ लगाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारा कोई माल ही नहीं खरीदेगा, ओके। सेफ गार्ड रहता है, अभी सेफ गार्ड तो रहता ही है भाई पहले बताने पे, ठीक है, बेनिफिट तो है, सरप्राइज नहीं होगा तो सेफ गार्ड तो होगा ना, कि हमने जो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उस पर अच्छे से काम हो जाएंगे। तो उसकी दिक्कतें भी हैं, तो आप समझ गए ना, ये दिक्कतें थी, डिसरप्शन होता है ये सब कुछ। तो क्या था हम समझ लेते हैं एक बार फिर से, एडवांस नोटिस क्या है, तो वो सोना बाबू वाली बात से आप समझ सकते हो कि पहले बता के रखना है क्या करने का है। और फिर वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 14 लोग हैं, 4 पिलर हैं। बिजनेस रेडी, बी रेडी। अब ये बी रेडी प्रोजेक्ट क्या है, तो इतना याद रखो कि बर्ड बैंक ग्रुप है उसने इसे लॉन्च किया, और कुछ खास इसमें था नहीं, तो फिर मैंने कहा ये क्यों ही पढ़ के हम लोग टाइम वेस्ट करें, उनको तो 120 पेज भरने। इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। अभी क्या है ना, इन्होंने कोई इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी क्या शुरुआत की है। अभी देखो फाइनेंस से रिलेटेड है, और वो भी किधर है, एशिया एंड पैसिफिक के, मतलब एशिया और जो पैसिफिक वाला रीजन है उस साइड के लिए इन्होंने एक फाइनेंस से फैसिलिटी बनाई है। अब देखो कोई भी पैसे वाली बात आएगी ना, तो फिर कोई ना कोई बैंक रहा होगा, तो यहाँ पे कौन सा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने ये सब कुछ अनाउंस किया है, ठीक है ना। तो अनाउंसमेंट में क्या बताया कि आई एफ कैप है, जो आई एफ कैप का मतलब इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसमें जो भी कंट्री हैं उनको कुछ फायदा दिया जाएगा, और फायदा क्या है, उन सब बारे के बारे में यहाँ पे बातचीत करते हैं। ये आपका है ना, लैंड प्रोग्राम ऑफ द एडीबी, लैंडमार्क प्रोग्राम है, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर है, तो लैंडमार्क तो बन ही जाएगा ना भाई, समझ रहे हो ना। इसके पार्टनर कौन है, डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब लोग इसमें मिलके ये प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब इसका जरूरत क्या था भाई, क्लाइमेट से रिलेटेड है तो जरूरत है तो हमें पूछनी नहीं है, हम फटाक से बता देंगे, क्यों, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट क्लाइमेट के बहुत ज़्यादा गहरे पड़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरे पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कहीं पे हरिकन्स आ जाते हैं, ड्रॉट आ जाते हैं, हीट वेव आ जाती है, फ्लड आ जाता है, सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये तो शायद आप सीख गए होंगे अब तक कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट है।
तो इससे क्या है ना, यदि हम फाइनेंस भरेंगे तो कुछ थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। और बेनिफिट क्या है, जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, मतलब जब भी आप देखोगे ना क्लाइमेट चेंज और फिर क्या कहते हैं इन्फ्लेशन का, लास्ट हमने आर्टिकल एक डिस्कस किया हुआ था एनवायरनमेंट में, तो वही सब दिक्कतें हैं। तो आप अपने आप बता सकते हो कि जो भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो सब ही इसके बेनिफिट हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। अब ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन क्या है, ये देखो एक डिक्लेरेशन है आपका यूएसए, और उसके साथ में एक अलाई है, वो है साउथ कोरिया। सॉरी क्या होगा, एक मिनट में दोबारा लिखिए। यूएसए है और उसका अलाई है साउथ कोरिया। अभी एक दिक्कत है, आपने शायद सुनी होगी, एक साउथ कोरिया के ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उनका एक दबदबा है वहां पे ना, डिक्टेटरशिप टाइप चलता है। आपने एक मूवी देखा होगा डिक्टेटर, ठीक है ना, उसी जैसा। तो वो क्या है ना, वो हमेशा ना पूरे दिन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब पे बटन पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और धमकाते रहते हैं यूएसए को कि भाई तुम ऐसा कुछ नहीं किया ना तो मैं ये बटन दबा देगा और फिर तौबा तौबा, मतलब पूरा तबाही मचा देगा, और उस तबाही में जो होगा तुम्हारा होगा, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसा सोचते रहते हैं हमेशा। अब उसके बाजू में ही तो नीचे साउथ कोरिया रहता है, और साउथ कोरिया अलाई किसका है, यूएसए का। तो फिर अब साउथ कोरिया को भी तो मदद चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि भाई कल उसे पता चलेगा कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन होता है, तो ये साउथ कोरिया पे ही कहीं पेल दे। तो साउथ कोरिया को अपना प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए जैसे उसने नाटो खोल रखा था ना, वैसे ही एक डिक्लेरेशन उसने कर रखा था अपना साउथ कोरिया के साथ, कि तुम डरो मत नॉर्थ कोरिया से, ठीक है ना। अपन अपन क्या करेगा, तुमको ना न्यूक्लियर जो डिटरेंस पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, हम तुम्हें यहाँ पे एक कोई ऐसा जुगाड़ दे देगा जिससे कि आप पे कोई हमला करेगा तो आप भी, या फिर आपके बदले मैं हमला कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है ना, वो सब पूरे डिफेंस के लिए नहीं है, ये केवल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए है, केवल और केवल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर बॉम्ब का चिंता वाली बात क्या है कि वो नॉर्थ कोरिया, फिर वो उधर के तानाशाह, फिर उनको हमेशा लगता है कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भरा हुआ एक जो सबमरीन है वो इसके बाजू में खड़ा कर दिया है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, जो डिप्लॉय कहाँ किया हुआ है, कोरियन पेनिसुला पे। इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया वाले कुछ परेशान करें तो फिर ये यहाँ से हमला कर सकें, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथन साउथ कोरियाज न्यूक्लियर डिटरेंस। अभी इन्होंने एक और उल्टी बात बोली है, शायद तुम भी समझ चुके होगे, मतलब काफी सीधी करके घुमा के सोचो, कि हाँ वॉशिंगटन डिक्लेरेशन का एक फायदा ये भी है कि वो साउथ कोरिया है ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। और ये अच्छी बात है कि जब कोई नई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। ओके, तो इसलिए हमने इसे दे रखा है, कहा कि तुमको जरूरत पड़े ना तो अपन उधर खड़ा किए हुए उधर चला लेना। ओके, तो इंडिपेंडेंट जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है लोगों की बनाने की, तो इन्होंने कहा कि तुम उस पर फोकस मत दो, तुम अपने सैमसंग पे फोकस दो, ठीक है। और ये 1994 में हुआ था, तो आपको थोड़ा बहुत पता हो तो देख लेना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अभी क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये न्यूज में थी थोड़ी सी, क्योंकि एक एमी पॉप करके यूएस की लेडी है, वो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी है। तो मुझे लगता नहीं है कि सीएसई में कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं कि वो फर्स्ट लेडी कौन थी, ये मतलब केबीसी टाइप के, ठीक है ना। तो ये अपने वनडे एग्जाम्स रहते हैं उधर, केबीसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर ये नहीं पूछा जाएगा मे बी। और फिर वो कुछ ही पूछ ले तो कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा कभी पूछा नहीं गया, ट्रेंड नहीं है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो फिर हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे अंडर द सन। तो इट वॉज स्टेब्लिश कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तो आप थोड़ा बहुत चाहो तो देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है। इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ भाई इंडिया तो मेंबर होगा ही ना, क्यों, क्योंकि वो माइग्रेशन की बात करता है, और इंडिया में तो माइग्रेशन का काफ़ी अच्छा जलवा है, हम लोग काफ़ी अच्छे से माइग्रेट करते हैं दुनिया के दूसरी जगह। सिक्स इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। अभी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है 6वीं। इसमें थीम आपको पता होना चाहिए, बाकी इतना कुछ खास नहीं। पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर, मतलब शांति और अच्छे काम आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो यही है। तो इसमें कुछ खास मेरे को दिखा नहीं, तो फिर मैंने कहा क्या ये इतना टुच्ची बात के लिए पूरा सब कुछ पढ़ने बैठे। यहाँ दो कीवर्ड्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इन कीवर्ड्स को आप कहीं नोट डाउन कर लो बॉडी में लिखने के लिए। अभी बॉडी में क्या लिखना है देखो, जब हम बॉडी में कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं वहाँ पे कोई फेमस कीवर्ड डाल देते हैं। हमेशा तुमने देखा होगा, हमें वो लोग बोलते हैं कि आईआर रिलेटेड कीवर्ड डालो, सिक्योरिटी रिलेटेड कीवर्ड डालो, जब भी क्वेश्चन लिखा। सेम क्वेश्चन यदि हम जीएस फर्स्ट में लिखते हैं, सेम क्वेश्चन जीएस सेकंड में लिखते हैं, सेम क्वेश्चन जीएस फोर्थ में लिखते हैं, तो वो
तीनों के तीनों क्वेश्चन अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कीवर्ड्स अलग अलग यूज होते हैं। तो ऐसे दो कुछ कीवर्ड्स मिल गए हैं जिसे आप आईआर में यूज कर सकते हैं। पहला कीवर्ड है सिल्क वॉर्म ईटिंग। अभी सिल्क वॉर्म ईटिंग का मतलब क्या है? ये है कोई कंट्री और ये एक छोटा सा कंट्री है इसके बारे में, ठीक है ना। तो क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ तक बाउंड्री लेके आएगा, फिर यहाँ तक 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 लेके आएगा, यहाँ तक लेके आएगा, धीरे धीरे इस पे कब्जा कर लेगा वो, ठीक है ना। अभी अब जब कब्जा कर लिया ना इस पे, तो इसी टैक्टिक को बोलते हैं सिल्क वॉर्म ईटिंग टैक्टिक। क्या होता है, सिल्क वॉर्म में धीरे धीरे खाता है और फिर उसे खत्म कर देता है। तो चाइना जो है ना, ये जो सिल्क वॉर्म टैक्टिक है ना, वो चाइना के लिए यूज हुआ है। चाइना क्या करता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे से इंक्रोचमेंट करता है किसी भी कंट्री के लिए। कोई भी कंट्री है उस साइड जाएगा और इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देगा। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि धीरे धीरे उधर से लेना शुरू कर देगा, कोई भी चीज होगी हथियाना शुरू कर देगा। तो सिल्क वॉर्म ईटिंग जो टैक्टिक है वो चाइना की है, और चाइना ने ऐसे ही ताइवान को कब्जाने की कोशिश की है और कुछ कब्जा भी लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना हमेशा एग्जाम्पल जब लिखना हो तुम्हें सिल्क वॉर्म ईटिंग का, तो ताइवान लिखना, इंडिया मत लिख देना, ठीक है ना, कि इंडिया के साथ उन्होंने कुछ ले लिया, ये कर दिया, तो फिर वो आपको जीरो दे देगा, ठीक है ना। तो इंडिया के बारे में नहीं लिखना, हमेशा ताइवान के बारे में लिखना है कि हाँ उन्होंने ताइवान के साथ ऐसा कर दिया, या फिर आप तिब्बत के बारे में कुछ बातचीत कर सकते हो। ओके, एक और ऐसा सेम टू सेम कीवर्ड है सलामी सिल्क, जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक क्या है, इसमें ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लोगों को, मतलब आपस में जैसे दो भाई हैं ये, ओके, एक ये भाई और ये एक भाई, तो इनको आपस में लड़ाई करवा देंगे, इनकी फूट डलवा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक भाई को हरा देंगे, फिर दूसरे भाई को हरा देंगे। क्योंकि वो आपने छोटे में बचपन पर लकड़ी वाली एक कहानी पढ़ी होगी ना, जो लोग नॉर्थ इंडिया से होंगे, तो एक लकड़ी तोड़ते हैं तो इजीली टूट जाती है, फिर वो लकड़ी का गट्ठर देता है, फिर हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं। वही सेम टू सेम है। तो उसको हमें वो लकड़ी वाली कहानी से जो लोग प्रेरित हैं, उन लोगों को हराना हो तो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये किसने की थी, तो इधर लिखा हुआ है, जो हंगेरियन कम्युनिस्ट थे ना, मत्यास रकोसी, उन्होंने हंगरी को कब्जाने के लिए सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक यूज की थी। और चाइना कौन सा करता है, सिल्क वॉर्म ईटिंग टैक्टिक। तो आप समझ गए ना, सिल्क वॉर्म ईटिंग टैक्टिक क्या है, वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीज़ों को इंक्रोचमेंट करना, ओके। और ये भी डिवाइड करके लोग को हरा देना, ठीक है ना। तो ये आपके शॉर्ट्स वाले आर्टिकल थे, खत्म हो गए। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, क्योंकि आप थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करो, जिससे मुझे लगता है कि हाँ आप इंगेज हो रहे हैं। ओके, थैंक यू, ओवर एंड आउट। सतर्क रहें, सावधान रहें।